क्या है, कैसे बना है। हाँ, हम तो गुलाम थे, हमें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात अपने देश को चलाने का अधिकार कैसे मिला और समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज द सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न्ड। बस सिंपल। आइए बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सब कुछ को समावेश कर ले अपने अंदर। हाँ, तो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द सेट ऑफ रूल्स। क्या है इसके अंदर? रूल्स हैं किसको? देश को चलाने के, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट, इस देश की सरकार, हाँ ये मोदी सरकार कैसे अपॉइंट हो गई, चुनाव कैसे हुआ देश में 5 साल बाद, कौन कराएगा चुनाव, कहां लिखा है सब? समझ गए ना? देश को चलाने वाली सरकार कैसे चुनी जाएगी या देश कैसे चलाया जाएगा। देश में 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा। वो तीनों क्या काम करेंगे, उनके पावर्स क्या होंगे। देखा, ढेर सारी बातें हैं देश को चलाने की। यह सब कुछ मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ गया ना कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो हम आजाद हो गए, अंग्रेजों ने हमें आजाद कर दिया। तो अगर आजाद हो गए और हमारे पास खुद के नियम कानून नहीं है तो देश में क्या होगा? हाँ, झगड़े हो जाएंगे, कोई नियम कानून नहीं रहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता हमारे भारत में। समझ गया ना? हमारे भारत में अपना संविधान है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, देश के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है और देश को कैसे चलाना है यह सब कुछ लिखा है इस रूल्स एंड रेगुलेशंस की किताब में। नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का। हाँ, इतना पढ़ा है मैंने, देखी उसकी बुक, और इतनी मोटी किताब है ये, दिस मच बिग बुक है। तो चलिए थोड़ा सा और जाने क्या लिखा है इसके अंदर। इट रेगुलेट्स द पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट आती है, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा आता है लेजिस्लेटिव में। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो क्या करता है, इस लॉ को इंप्लीमेंट करता है। इसमें गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। और तीसरा है जुडिशरी, जो क्या करता है, जज करता है, जो ये बताता है कि लॉज लगाए गए हैं, सही से लगाए गए हैं कि नहीं है, फैसला देता है जुडिशरी। तो इन तीनों को गवर्न करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आता है एनेक्टमेंट, मतलब किस तरीके से हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन देश में लागू किया गया, बना कैसे, लागू कैसे हुआ। तो इसके लिए एक इलेक्शन कराया गया। अंग्रेज जब भारत से छोड़ने को तैयार हुए, हाँ, तो उन्होंने सोचा कि भारत को हम छोड़ के जाएंगे तो ये सब आपस में ही लड़ मरेंगे। सच में ऐसा होता भी, पूरे देश में सिर्फ क्या हो जाता, सिविल वॉर हो जाता और बगावत हो जाती, सब कोई अपने अपने राज्य का राजा बन जाता और शायद मुझे लगता है शायद देश छोटे छोटे हिस्सों में बट चुका होता। पर अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने हमें परमिशन दे दी कि हम अपनी ही क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकें। इसके लिए एक प्रोविंशियल असेंबली, जैसे लोकसभा होता है वैसे प्रोविंस की असेंबली होती है, इसकी असेंबली बुलाई गई 1946 में। इस असेंबली में जितने भी राजा वाले स्टेट से, मतलब उस जमाने में जो राजा वाले जो राज्य थे, हाँ, जैसे काशी नरेश, हाँ, जैसे अवध के हाँ राजा, हाँ, नवाब होते थे ना अवध में, तो हर अलग अलग राज्य में जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको इसमें मेंबर बनाया गया। किसमें? इस प्रोविंशियल असेंबली में इनको इसका मेंबर बनाया गया। और क्या हुआ, देश में चुनाव हुआ, देश में वोटिंग हुई और वोटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया। पूरे संपूर्ण एकजुट भारत को, यस एकजुट भारत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तब तक इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था, लिखा ना अनडिवाइडेड इंडिया को, के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसाइड किया गया कि यह चुनी जाएगी। किसने डिसाइड किया? इस प्रोविंशियल असेंबली ने डिसाइड किया कि भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो क्या करेगी, पूरे भारत के लिए रूल्स रेगुलेशंस लिखेगी। आइए कितने मेंबर होंगे इसमें? 385 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 292 मेंबर्स को वोटिंग से इलेक्ट किया जाएगा और 93, इन दोनों को प्लस करके देख लो, 292 प्लस 93 कितने आ गए? 385। तो टोटल 385 मेंबर्स होंगे। हाँ, ये 385 है, ठीक है, 385 मेंबर्स होंगे जो इसको चलाएंगे। याद रखिएगा, ये जो 93 मेंबर्स हैं इसको प्रिंसली स्टेट्स, मतलब राजा वाले स्टेट्स के मेंबर्स इसमें होंगे। मतलब राजा किसी भी व्यक्ति को अपना आदमी बना करके इसमें भेज सकता है जो इनके लिए कानून बनाएंगे। और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन, यस, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पावर इसको दे दिया गया। कौन लिखेगा हमारे देश का कानून? तो ये असेंबली लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ गए ना कितनी इंपॉर्टेंट है ये असेंबली। अब कौन रहेंगे इस असेंबली में, कैसे चुनी जाएगी, कब मीटिंग होगी, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठंडे रखो। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है। कैसे बनी है? मैंने कहा लोगों की वोटिंग से बनी है, प्लस नॉमिनेशन फ्रॉम दी प्रिंसली स्टेट से, इससे बनी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसकी मीटिंग बुलाएंगे। जब इसकी पहली मीटिंग बुलाई जाएगी तो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाएगी। कहां मीटिंग होगी? पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इसकी मीटिंग होगी। इसके लीडर कौन होंगे? भाई हर असेंबली में या बहुत सारे जहां मेंबर होंगे, अगर कोई गवर्न नहीं करने वाला होगा तो काम तो हो नहीं पाएगा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि इसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको उनका लीडर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया। पहली सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में मुस्लिम लीग को लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही है वो अनडिवाइडेड इंडिया का, याद रखिएगा, अखंड भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रही है। और उन लोग इस बात से एग्री नहीं थे, क्योंकि वो इस बात पे अड़े हुए थे कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए। क्या नाम होगा उस देश का? पाकिस्तान। तो इन्होंने जिद कर लिया कि यस, मुस्लिम लीग भी इसका मेंबर था, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे मुस्लिम लीग के लोग भी, बट इनकी संख्या थोड़ी कम थी, है ना, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इसको बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट मतलब इससे अलग हो गए, बोले हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं बनेंगे, हम डिमांड करते हैं कि हमें हमारा एक अलग देश, हमारा एक अलग कंट्री पाकिस्तान हमें दिया जाए।
और इससे वो क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेंबर्स इससे निकाले गए हैं, यस, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान बनना चाहते थे, वो विड्रॉ हो जाएंगे। और कितने मेंबर बचेंगे, 299, ठीक है, 299, 385 मेंबर्स थे टोटल, 299 मेंबर बचे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 86 मेंबर, हाँ 86 सही है ना, हाँ 86 मेंबर्स ने छोड़ दिया। क्यों, ये 86 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, जो कि चाहते थे कि अलग देश पाकिस्तान बनाने की अनुमति दी जाए, ठीक है। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को छोड़ दिया। अब आता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन कौन इसमें मेंबर्स थे भाई, इस असेंबली में कौन कौन, तो मैंने कहा हमारे देश, हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय, वो ये सोचती थी कि हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक रेस के मेंबर इसमें होने चाहिए। ऐसा क्यों चाहती थी, क्यों चाहते थे, क्योंकि अगर हर जाति के, हर धर्म के लोग होंगे तो वह अपनी बात रख पाएंगे इसके अंदर, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी को दबाया, किसी को सताया नहीं जाएगा। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप को इतना बड़ा रखा गया था, ठीक है। क्या करना चाहते थे, टू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अर्थात हर तरह के पब्लिक को, हर तरह के समाज के लोगों को इसमें अधिकार मिले, इनकी बात सुनी जाए, इसलिए उनके लीडर्स को रखा गया। हाँ, आइए मैं साबित भी कर दूंगा आपको। तो पहले तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग या हिंदूज या सिख हुआ करते थे, बाद में इसमें एंग्लो इंडियंस को जोड़ दिया गया, क्रिश्चियंस को, सबको मौका दिया गया, हर एक को मौका था। कौन थे उनके लीडर्स, आइए बताने जा रहा हूं। जो एंग्लो इंडियंस थे, वैसे एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके मदर या फादर का ओरिजिन कहां है, इंग्लैंड पे है, या तो उनकी माँ या पिता कोई क्रिश्चियन है, इंग्लैंड का वासी है, और बाकी इंडियन है। हाँ ऐसा है, उन्हें एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय दी मिस्टर फ्रैंक एंथनी एंड मिस्टर एस.एच. प्रेटर। ये दोनों लीडर्स हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। किसमें मेंबर हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्या करेंगे ये लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एंग्लो इंडियन को भी बराबर मौका मिले, उनके भी हितों की रक्षा हो सके। तो हर कम्युनिटी के, हर जात के, हर धर्म के लोगों को इसमें मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। और क्या उन्हें, क्रिश्चियंस को देखने के लिए कौन था, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे क्रिश्चियंस के लिए, और कौन थे, जोसेफ डिसूजा। ये दोनों क्रिश्चियन का वेलफेयर करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। पारसीज के लिए कौन थे, नाम सुना है पारसीज, अच्छा टाटा का नाम सुना है, रतन टाटा का, हाँ पक्का नाम सुना है ना, तो टाटा पारसी हैं, हाँ सच में वो रिलीजन उनका पारसी। तो पारसीज के लिए कौन थे, डॉक्टर एच.पी. जफर इमाम। अब बचे कौन, मोहम्मद इकबाल सादुल्ला जी। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी देखिए कितने अच्छे हैं भारतवासी, अलग हो गए थे मुस्लिम लीग के मेंबर, पर जो मुसलमान भारत में रहना चाहते थे उनको भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया, देखा। और कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला जी, जिनको इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था। और सिखों के लिए किसको बनाया गया था, सिख भी तो है हमारे देश में, हाँ सिख पंजाबी लोग, तो उनके लिए सरदार हुकुम सिंह जी और उजल सिंह, इन दोनों को मेंबर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो क्या साबित करना चाहते हैं, मेरा भारत महान। सच में सोचिए हम कितने विशाल हृदय वाले हैं, हर धर्म के, हर जाति के, हर तबके के लोगों को क्या करना चाहते हैं, देश के कानून बनाने में योगदान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मेदारी दी गई, को ऑब्जेक्टिव दिया गया। देखिए कोई भी संस्था हो, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हो, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल को कोई आप ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब हाँ मकसद, टारगेट, तो तब तक वो काम नहीं करेंगे। और इसी के लिए बनाया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या, हाँ सच में क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आइए बताते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना क्या काम लेके, लक्ष्य लेके काम करेगी, मैं आपको बताता हूं। उनका लक्ष्य था कि हमारे भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश घोषित करना, और इसके लिए ही, हाँ ये था इसका ऑब्जेक्टिव। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, आइए पढ़ता हूं। तो ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब काम शुरू होगा, ड्राफ्टिंग मतलब जब राइटिंग शुरू करेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको लिखना शुरू करेगी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला कि इसको बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और कब हुआ इसकी बात हुई, दिसंबर 13, 1946 को। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, मैंने बताया किस ऑब्जेक्ट के लिए यह असेंबली काम करेगी, क्या मकसद होगा, क्या टारगेट लेकर के, क्या उद्देश्य लेके असेंबली काम करेगी। इसमें देश के नेशनल गोल्स लिखे हैं। हाँ आइए, क्या है हमारे नेशनल गोल्स, हम चाहते हैं कि हमारा देश जब आजाद हो जाए तो वो रिपब्लिक से कम कुछ भी ना हो। अब आप पूछेंगे सर रिपब्लिक किस देश को कहते हैं, हाँ आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, कब मनाते हैं रिपब्लिक डे बताइए, आप मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था। रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटी। हाँ हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है उसको हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, उसकी पोस्ट हेरिडिटी नहीं है। हेरिडिटी मतलब होता है अब राष्ट्रपति का जो बेटा होगा या बेटी होगी वो अगला राष्ट्रपति बन जाएगा उनके बनने के बाद, ऐसा है हमारे देश में नहीं, ऐसा मोनार्ची में होता है। मोनार्ची मतलब हाँ जिस देश में राजा होता है वहां पे ऐसा होता है, राजा का बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा फिर राजा। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या बनना चाहते हैं, इंडिया को रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा देश बन चुका है। और क्या गोल है, ये सब गोल था, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसी गोल के लिए काम कर रही है, देश को रिपब्लिक बनाना चाहती है। और क्या चाहती है, हमारे देश में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हर तरह से लोग क्या हो, आजाद हो, हमारे देश में डेमोक्रेसी चले, लोगों को मत करने का, वोट देने का अधिकार हो, कोई बिना डरे वोट दे पाए, और हमारे देश में लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हो। आपको बता दूं 6 फंडामेंटल राइट्स, कितने, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हम सबको। और ये कहां दिए हैं, पार्ट 3
कहां पर? हाँ, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिए गए हैं। ये इसका गोल था कि आप बनाइए देश में फंडामेंटल राइट्स। और क्या गोल है? और इनका एक और गोल था कि सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड्स। इसीलिए जो लोग माइनॉरिटीज थे, अर्थात जिनकी कम संख्या थी देश में, जैसे सिखों की, जैन की, पारसीज की, इवन मुस्लिम्स की, इनको बचाया जाए, इनकी रक्षा की जाए। और तो और बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए, हाँ, जो आदिवासी टाइप के लोग हैं, जो पेड़ों और जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनका जिनको बहुत पिछड़ गए हैं हमारे डेवलपमेंट में, हाँ, हम लोग कई बार इसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भी बोलते हैं, इनको बढ़ावा मिलना चाहिए, इनकी सुरक्षा होनी चाहिए। मालूम है कि नहीं, हमारे देश में इनके लिए अलग से कानून बना है। सब इसमें लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लिखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया, तो उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। किसको? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जिसमें बातें लिखी थी कि हम इस काम के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना है, देश को रिपब्लिक बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, देश में फंडामेंटल राइट्स हो और लोगों के पास क्या हो, माइनॉरिटीज के पास और बैकवर्ड के पास उनका हक हो। कब पास हुआ, कब एक्सेप्ट हुआ? देखिए, नेहरू जी ने रेजोल्यूशन प्रपोज किया, ठीक है, चाहते थे ये पास हो जाए और पास भी हो गया, जनवरी 22, 1947, ठीक है। जब आप इस आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे तभी बेटर रहेगा। अब आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको लिखना है। ड्राफ्ट मतलब लिखना, और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरल नहीं है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे देश में जब ये एक्ट बनाया गया, नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कहां बना था ये एक्ट? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को आजाद करने के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने। कहा कि भारत को आजाद करते हैं, पर इस एक्ट में लिखा था कि भारत अब 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। और 2 टुकड़े कौन से होंगे? इंडिया और पाकिस्तान। और दोनों को कहा गया कि दोनों के पास अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो मेंबर्स मुस्लिम लीग से अलग हो गए थे, याद होगा कितने अलग हुए थे? 86। उनको पावर दे दिया गया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। समझ गए? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। और क्या हुआ? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हाँ, कई बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना गया है द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम्हें पता है आर्किटेक्ट कौन होता है? हाँ, बताऊं? देखिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बने, कोई भी बड़ा टावर बन जाए, हाँ, उसको बनाने का, उसका नक्शा जो बनाता है व्यक्ति, वो आर्किटेक्ट होता है। तो सोचिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट माना गया इनको, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है इनके आगे, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए? इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रखे। प्रिंसिपल्स मतलब होता है गाइडलाइंस, उसूल रखे। किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। याद रखिएगा, इनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे सुलझा हुआ, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया, क्योंकि हमने पूरी दुनिया की सारी अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े गए और उनसे अच्छी चीजों को लेकर के लिखा गया। सच में हर देश में, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश में जो अच्छी बातें थी हमने खोजी, पढ़ी और लगा कि हमारे देश के लिए फायदेमंद है। सच में। आइए, क्या प्रिंसिपल्स है? क्या प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ये है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो वर्केबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, माइनॉरिटीज की रक्षा करनी है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप होगी, हाँ, मतलब भारतीय नागरिकता आपको मिलेगी, स्टेट की नागरिकता नहीं मिलेगी। यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ द स्टेट। एक सिंगल जुडिशियरी सिस्टम होगा, एक यूनिफॉर्म फंडामेंटल लॉ होगा। हमारे देश में एक सिंगल कानून होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं के लिए अलग कानून है, पंजाबियों के लिए अलग कानून है, पारसीज के लिए अलग कानून है। नो 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 नो, सबके लिए एक कानून। देखा, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बढ़ाई। कितना मस्त कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को में स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर सेंटर को दिया जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट को क्या करती है? कमांड करती है, कंट्रोल करती है। और क्या बनाया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताता है गवर्नमेंट को कि उन्हें वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है जस्टिसेबल नहीं है, मतलब गवर्नमेंट अगर इसको नहीं करेगी तो हम लोग गवर्नमेंट को जेल नहीं दिलवा सकते हैं। हाँ, ये बता देता हूं। समझ गया प्रिंसिपल्स क्या है हमारे क्वेश्चन का? देखिए, इतना डिटेल में कहीं कोई भी आपको नहीं बताएगा, और ये अकेला एक चैनल है जहां पर आपको एक एक टॉपिक डिटेल्ड में, हाँ, आई प्रॉमिस यू, आप चाहे तो खोज लीजिए, पूरा गूगल कर डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपके गूगल सर तरुण पानी ही मिलेंगे। इसलिए कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस यू। और ये नोट्स, टेक नो वरी, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। कहां मिलने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपके लिए, राइजिंग स्टार्स, या टेलीग्राम चैनल भी है इसी नाम से, ज्वाइन करिए। और ये सारे नोट्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। ये आपकी बुक को सिंप्लीफाइड करके बनाया गया है। इसके बाद कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना क्वेश्चन आंसर खोजने की जरूरत है, ना चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, कुछ नहीं, देखना भी मत, मैं तुमको बता रहा हूं। यस, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम कवरिंग योर एंटायर सिलेबस, पूरा लेटेस्ट सिलेबस फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग्स कैसे हुई? अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेगी? लिख देगी। पहले लिखने को कहते हैं ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरह का रफ राइटिंग करना। क्या करना है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन का पहले रफ रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। ड्राफ्ट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग, ठीक है, और क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बना लेंगे। इस ड्राफ्ट की सेकंड रीडिंग होगी। रीडिंग मतलब समझ गया ना? इसको जोर जोर से पढ़ा जाता था कि यह कानून लिखा जा रहा है, ठीक है। और सारे मेंबर्स जो थे, हाँ, सारे मेंबर्स, कितने मेंबर्स बचे थे? 299 मेंबर बचे थे। ये सारे मेंबर्स को सुनते थे, समझ गया ना? फिर क्या होगा? फिर थर्ड रीडिंग होगी और लास्ट रीडिंग, जिसको हम कहते हैं फाइनल रीडिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, फाइनल रीडिंग का डेट इंपॉर्टेंट है। फाइनल रीडिंग होगी नवंबर 26, 1949। तो इसका मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली लिख करके, रीड करके, पढ़ करके पूरा कंप्लीट रेडी है, नवंबर 1949। तो हमने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप पूछेंगे सर 26 नवंबर को क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 3 साल लगा।
मैं एग्जैक्ट दिन बताना चाहूंगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, एग्जैक्ट दिन ये लगा। तो लिख तो दिया गया इतने दिन के अंदर, तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ इस दिन? तो 26 जनवरी को, हाँ 26 जनवरी 1930 को, कब 26 जनवरी 1930 को हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। हमने अपने भारत को क्या कर दिया था, पहले ही आजाद घोषित कर दिया था अंग्रेजों के सामने। तो उस दिन की याद में इसको 2 महीना रोक दिया गया। क्या रोक दिया गया? बन के तैयार है कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को, पर इंप्लीमेंट होगा 26 जनवरी 1950, ठीक 2 महीने बाद। हाँ, क्या कहा मैंने? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा 26 जनवरी। हम इसी दिन को अब क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, 1950 के बाद से। ठीक है, इस दिन का महत्व मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया। तो मैंने कहा कितना टाइम लगा, मैंने बता दिया, अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगा। इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। नंबर याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नंबर याद कर लेना। तो इंप्लीमेंट, मैंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया। मैंने बताया तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है ना, अडॉप्ट कर लिया गया था, पास कर लिया गया था 4th रीडिंग के बाद। 4th रीडिंग हुई थी, 4 रीडिंग। कब हुआ था ये भी बता दिया, नवंबर 26 1949, अभी बताया था ना। बट मैंने कहा इंप्लीमेंट कब होगा, केम इनटू फोर्स कब से होगा, कब हमारे देश में अप्लाई होगा? हमारे देश में अप्लाई होगा 26 जनवरी 1950 से। हमारे देश में इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो मतलब देश में राष्ट्रपति होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि देश का हेड एक होना चाहिए, और वो नागरिक, चुना हुआ नागरिक होना चाहिए, इलेक्टेड हेड होना चाहिए। और पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले कौन थे? इनको पहले देख कौन थे? तो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे और सी राजागोपालाचारी थे, ठीक है, पर वो प्रेसिडेंट नहीं थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे। अब मैंने बता दिया 26 जनवरी क्यों इतना इंपॉर्टेंस है ना। 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा, और इस दिन से हम भारत क्या बन जाएंगे? हम भारतवासी रिपब्लिक देश बन जाएंगे। आजाद तो हो गए थे, आजाद तो 15 अगस्त को ही हो गए थे 1947 को, पर रिपब्लिक कब बने? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कहानी मैं बता चुका हूं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? लाहौर सेशन में पहली बार भारत ने, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? देश को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 से, डेट बता दे रहा हूं मैं फिर से, 26 जनवरी 1930, हाँ इस दिन से हमने इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का अनाउंसमेंट किया और हमने देश को आजाद घोषित कर दिया, जबकि हम गुलाम थे। तो इसी की याद में, इसको न भुलाने के लिए नेहरू जी ने क्या किया? यस, ये हम भूल ना पाए, इंडिपेंडेंस डे अपना गुलामी से पहले ही को, इसी को रिपब्लिक डे घोषित कर दिया। समझ गए क्या इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी का? इलेक्शंस, तो इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन और इलेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? हमारे देश में जो इलेक्शन हो रहा है वो कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, आइए इसी पे जानते हैं पूरा ये चैप्टर इलेक्शंस। मैं स्मॉल कर देता हूं अपने वीडियो को और स्टार्ट करता हूं जी। इलेक्शन, अगर आपके क्लास में आपको इलेक्ट करना हो, चुनना हो अपने में से ही, अपने ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में से किसी एक को एज अ मॉनिटर, तो टीचर कहती है चलिए सारे बच्चे वोट डालिए कि राहुल मॉनिटर बनेगा कि सोहन बनेगा। तो आप लोग क्या करते हो? अपना अपना वोट देते हो। जो व्यक्ति राहुल या सोहन में से जिसको ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं, और वो आपका मॉनिटर बन जाता है। क्या यही चीज हमारे देश में भी हो रही है? क्या यही चीज हमारे लोकसभा में, यही चीज हमारे विधानसभा में हो रही है? जी हाँ। हम मतलब जो 18 साल के अधिक लोग हैं, 18 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इनको अधिकार होता है ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देके चुने। समझ गए? और यही हमारी गवर्नमेंट बनते हैं। चलिए बुकिश स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन, तो इलेक्शन क्या है? इलेक्शन एक तरीका है, प्रोसीजर है, जिससे पीपल चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? वोटिंग करके चूज करते हैं। किसको? टू रिप्रेजेंट द वोटर। एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, जो क्या करेगा? जो सरकार चलाएगा, रनिंग द गवर्नमेंट करेगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उसका कॉम्बिनेशन, जिसको सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, वही बनाएगा देश में सरकार, और वही देश को रूल करेगा। आइए टाइप्स ऑफ इलेक्शन के बारे में जानते हैं। 2 ब्रॉड टाइप के इलेक्शन हैं। सबसे पहला टाइप हम जानेंगे पहले, डायरेक्ट इलेक्शन, तो जिसमें पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देते हैं। लोकसभा में भी ऐसा होता है, करते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में है लोकसभा, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जिनको हम विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। ये इसीलिए लोकसभा को नाम भी दिया गया है हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोकसभा में लोगों द्वारा उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री कौन है? आप जानते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्ति, जो लोगों को, देश को रूल करेंगे। तो जो मेंबर्स होते हैं, जब हम चुनते हैं, 18 ईयर्स के अधिक के लोग चुनते हैं। आपको चुनने का अधिकार नहीं है, आपको, यस जो मेरा लेसन सुन रहे हैं राइजिंग स्टार्स, आपको नहीं है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं, उनका नाम होता है एमएलएज, आपने सुना ही होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इनको डायरेक्टली पीपल ऑफ द स्टेट चुनते हैं। यस, जैसे हम लोग यूपी में हैं, तो हम यूपी के एमएलएज को इलेक्ट करेंगे। सिमिलरली जो मध्य प्रदेश में होंगे, वो मध्य प्रदेश की असेंबली के लिए मेंबर्स को चुनेंगे। The members of the Lok Sabha are called as MP, that is member of Lok Sabha। और आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी, वो एमपी भी है और पीएम भी है। पीएम तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, और एमपी मेंबर ऑफ लोकसभा। याद रखेंगे आप। और कहां से है? वाराणसी।
जी, वाराणसी में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। फिर आते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इनडायरेक्ट हमारे देश में इलेक्शंस ऑफ दी विधान परिषद। सर विधान परिषद कहां होता है? हर स्टेट में, हर बड़े स्टेट में, जी सब स्टेट में नहीं, याद रखिएगा, हर बड़े स्टेट में विधान सभा के साथ विधान परिषद भी है, और यूनियन लेवल पर अर्थात कंट्री लेवल पर राज्यसभा। जी, जैसे लोकसभा है हाउस ऑफ दी पीपल, वैसे राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें जो मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब जो 18 साल या उससे बड़े के लोग होते हैं, अर्थात हम लोग, जी आपके मम्मी पापा, इनको इलेक्ट नहीं करते हैं। न तो विधान परिषद के लोगों को इलेक्ट करते हैं, न तो राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो इनको इलेक्ट कौन करता है? आओ देखते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स टोटल होते हैं 250, जिसमें से 238 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। कौन? ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। इनको तो हमने इलेक्ट किया था, याद करिए, 8 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स को, जिनको हम लोग MLAs बोलते हैं। इन MLAs का काम है ये मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट करते हैं। ये रहा एक इमेज पे आप देख पा रहे हैं, ये तब देखिए कौन है, हाँ मेंबर्स ऑफ दी पार्लियामेंट है, जो कि फर्दर क्या कर रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, हाँ मैंने पार्लियामेंट कहा नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और दी रिमेनिंग 12 मेंबर्स, राज्यसभा की बात करता हूं, 250 मेंबर है, जिसमें से 238 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट करते हैं। 12 को प्रेसिडेंट अपने आप से नॉमिनेट कर देता है, जो कि किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, चाहे वो लिटरेचर में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, या सोशल सर्विस में हो। आप जानते हैं हमारे देश में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? जी इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट को हम नहीं चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को तो हमने चुन लिया। देखिए एक सीन में, एक इमेज मैंने आपके पास रखी है, यहाँ पर इस फोटो में आप देख पाएंगे कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वोट कौन कर रहे हैं? स्वयं मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ तो अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब क्या हो रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। किसका? प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी इज इलेक्टेड, इस समय है, इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कोई कॉलेज है जहां पढ़ाई होती है? नहीं 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 नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज बस एक अरेंजमेंट है जिसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स, सारे चुने हुए लोग जिनको हमने वोट दिया था, वो दोनों हाउसेस के, लोकसभा के और राज्यसभा के, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जाकर के चुनते हैं, ये इलेक्ट करते हैं मिलकर के देश का राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। आइए अब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। अगेन यहाँ पे इमेज में देखिए वेंकैया नायडू, हाँ वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हाँ आप पहचानते होंगे वेंकैया नायडू जी का भी इलेक्शन इनडायरेक्ट हुआ था। आप इमेज में मोदी जी को और अमित शाह जी को देख पाएंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट, मैंने नाम ले लिया वेंकैया नायडू जी का, इनका भी इलेक्शन कौन करता है? बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, जिनको हमने चुना उनको ये अब चुनते हैं, ठीक है। हमने जिनको इलेक्ट किया वो अब आगे जाकर के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है जी? अब आपको बताना है जी, आपको बताना है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है? सोचिए, सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हर एक राइजिंग स्टार का, मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। मुझे यकीन है ये आपको आंसर मालूम होगा, नहीं मालूम है तो थोड़ा सर्च करिए जी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आइए अब जानते हैं कुछ और टाइप्स के इलेक्शन, जैसे जनरल इलेक्शन। जनरल मतलब पूरे देश का इलेक्शन। तो सरकार इलेक्शन कराती है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, क्योंकि जब 5 साल पूरे कर लेते हैं, हाँ 5 साल जब पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर से पूरे देश में चुनाव एक साथ होता है। नाम है जनरल। नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या आपको मालूम है कि हमारा पिछला इलेक्शन कब हुआ था? तो हमारा पिछला जनरल इलेक्शन, हाँ पिछला जनरल इलेक्शन 2014 में हुआ था। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ गई थी। फिर 2019 में जब इनका 5 ईयर कंप्लीट हुआ, फिर इलेक्शन हुआ और दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट, हाँ जिसको एनडीए अलायंस के नाम से जाना जाता है, वो फिर से इलेक्ट हो गई। मतलब अब 2024 में आएगा कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2024 में आएगा, क्योंकि 2019 के बाद अगर 5 साल ऐड करेंगे तो 2024 आएगा। तब तक मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं जी। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी चाहे तो पार्लियामेंट के साथ अपना इलेक्शन करा सकते। दूसरा टाइप का इलेक्शन जानते हैं, मिड टर्म इलेक्शन। अब नाम से समझ में आ रहा है, मिड मतलब बीच में। तो कभी कभी क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या लोकसभा बीच में ही डिसॉल्व हो जाती है। हाँ उनका 5 साल कंप्लीट नहीं हो पाता है, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे सरकार गिर गई हो। हाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसे ही हुआ था, उनकी सरकार नहीं चल पाई थी। तो जब पार्लियामेंट में किसी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं होती है, हाँ फुल सपोर्ट नहीं होता है, तो वो 5 साल नहीं चल पाती है। तो जब वो फुल 5 ईयर नहीं कर पाएगी तो बीच में इलेक्शन करना पड़ेगा, ताकि फिर कोई नई सरकार आए जो आगे 5 सालों तक गवर्नमेंट चला सके। इस इलेक्शन को कहते हैं, जो नए फिर से नए हाउस के लिए इलेक्शन होता है, नाम है मिड
टर्म इलेक्शन। एक और टाइप का इलेक्शन भी है बाय इलेक्शन। जब कोई सीट किसी मंत्री का पद नहीं, किसी मेंबर का पद खाली हो जाए। अब वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो जी, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो। हाँ, कैसे वेकेंट हो गया, कैसे वो पद खाली हो गया? भाई मौत तो पूछ के आती नहीं है, या वो खुद ही रिजाइन कर दे, है ना? अपने टाइम पीरियड 5 साल के टर्म होने से पहले ही उसने रिजाइन कर दिया, क्या होगा सोचिए? उसकी जगह तो खाली हो जाएगी। क्या हम लोग वेट करेंगे अब अगले 5 साल के लिए? नहीं, तब तक उसकी प्लेस को फिल करने के लिए बाय इलेक्शन होगा जी, बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन में क्या होता है? बाय इलेक्शन में उस वैकेंसी को फिल कर देते हैं जिसमें बीच में कोई कैंडिडेट मर गया, यस, डेथ हो गया, रिजाइन हो गया, है ना, और टर्म पूरा नहीं कर पाया। तो अब ये जो इलेक्ट हो क्या आएगा आदमी, ये कब तक रहेगा? तो ये जो इलेक्टेड पर्सन है ये ऑफिस में रहेगा जब तक कि अनएक्सपायर्ड, अर्थात जितना टर्म ड्यूरेशन बचा है। बट तो इसका मतलब है इसको 5 साल का मौका नहीं मिलेगा जो बाय इलेक्शन में व्यक्ति जीत के आया है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। क्या आप इमेज देख पा रहे हैं हमारे देश के करंट इलेक्शन कमिश्नर का? जी, तो करंट इलेक्शन कमिश्नर जो वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा जी, आप उनकी इमेज देख पा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन कौन है? तो इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। कौन सी बॉडी है? ऑटोनॉमस, अर्थात खुद ब खुद चलने वाली बॉडी है। ऑटोनॉमस का मतलब ये कि ये खुद ब खुद क्या करती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है। क्या कराती है? फ्री एंड फेयर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कराती है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर देता है जी, पूरे पावर है इसके पास आर्टिकल 324 से लेके 329 तक। तो कैसी बनी है, कैसे कॉम्पोजिशन हुआ है इलेक्शन कमीशन का? तो इलेक्शन कमीशन के हेड जिसको हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैंने बताया सुशील चंद्र जी इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ये सबसे टॉप में होते हैं जी। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का हेड कौन है, सबसे टॉप मोस्ट कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इनके साथ कौन होते हैं? इनके साथ 3 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक ये स्वयं हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर्स और होते हैं। तो इन तीनों का अपॉइंट कौन करता है जी? ये सुशील चंद्रा जी को अपॉइंट किसने किया? तो इनको अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स को। और ये किसके बेसिस पे होता है? ये प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट के बेसिस पे होता है। याद रखिएगा, नाम तो प्रेसिडेंट का होता है क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का नॉमिनल हेड है, एक्चुअल काम किस कौन कर रहा है पीछे, पर्दे के पीछे का कलाकार है प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा इस बात को। आइए टर्म ऑफ ऑफिस जाने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो हमारे देश में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर 1994 में, हाँ, क्या किया है? इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर दे रखे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन 6 साल के लिए अपॉइंटेड होते हैं। देख रहे हैं, टर्म ऑफिस 5 साल नहीं है, 6 साल है, जबकि लोकसभा का टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल है, स्टेट लेजिस्लेचर का, दैट इज असेंबली का 5 साल है। ठीक है, तो 6 साल इनका टर्म ऑफ ऑफिस है। और इस टेन्योर के दौरान अगर इनकी एज 65 आ गई तो इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा जिस दिन 65 ईयर के हो जाते हैं। एग्जाम्पल से बताओ, जैसे सुशील चंद्रा जी का बारे में बताया हमने जी। सुशील चंद्रा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब मान लेते हैं कि इनकी अभी करंट एज 62 ईयर है। हाँ, लेट्स से, मैं जानता नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। ठीक है, लेट्स से इनकी एज 62 ईयर है, तो इनको 6 साल नहीं मिलेंगे आगे, क्योंकि 3 साल बाद ही इनकी एज हो जाएगी 65। और जिस दिन इनकी एज 65 ईयर हो जाएगी ओवर जी, इनको अपना पद खाली करना। और अगर कोई, यस, मैंने कहा था कम उम्र का व्यक्ति होगा, लेट्स से कोई 58 ईयर का ही व्यक्ति है, तो 6 ईयर बाद उसकी एज कितनी आएगी? 6 ईयर बाद भी उसकी एज होगी 64, अर्थात वो पूरे 6 ईयर तक क्या करेगा? अपने पोस्ट पे बना रहेगा। समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं ना, कि 6 ईयर और 65 ईयर ये रूल है। आइए, इनकी सैलरी, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी उतनी ही होती है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। देखा, इसका मतलब इनका पद सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है ना, और साथ में इनको पेंशन भी मिलेगी रिटायर होने पे। और किसी भी वजह से अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर 2 कमिश्नर जो हमने बताए, टोटल 3 कमिश्नर होते हैं, इनके बीच में अगर कोई मतभेद होगा या कोई डिफरेंसेस होगा तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, क्योंकि 3 लोग हैं, जो भी 2 किसी पक्ष में बात करेंगे वो बात मान ली जाएगी। समझ गए ना, ताकि उनके बीच में भी डिस्प्यूट न रहे। तो आइए अब पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन जानते हैं। याद रखिएगा, पूरे देश का चुनाव, पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, कराने वाली बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलिए इनके पावर्स के बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में कानून है, हाँ, कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट एक्ट 1996 जी। यही कानून इनको यह पावर देता है। ये कानून कौन बनाया है जी? हमारी पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को पावर दे रखे हैं जी। सबसे पहला पावर क्या है इनके पास? कि इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, और क्या? फोटो आईडी कार्ड प्रिपेयर करना। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे फोटो आईडी कार्ड्स जी, ये बड़ा कॉमन है, आपके मम्मी पापा का भी बना होगा। मैं लिख देता हूं PIC, जरूर मांग करके एक बार चेक करिएगा, देखेंगे आपकी मदर या फादर जो कि 18 साल से ऊपर है सब लोग, उनका फोटो, उनका सारा डिटेल इसके अंदर होगा। ये है वोटर आईडी कार्ड जी, फोटो आईडी कार्ड। और इलेक्टोरल रोल क्या होता है, आइए इसके बारे में बताते हैं। तो
इलेक्टोरल रोल एक तरह की वोटर लिस्ट होती है। इसमें वोटर्स का नाम होता है, उनके फादर का नाम होता है, एज होती है, वो मेल है कि फीमेल है, ये सारी जानकारी होती है। कौन बनाता है? अगेन इलेक्शन कमीशन बनाती है। इलेक्शन कमीशन अपने एरियाज के एलिजिबल वोटर्स को, अर्थात जिनकी एज एलिजिबल, अर्थात जो 18 साल के हो गए हैं, इसका मतलब जब तुम भी, यस राइजिंग स्टार्स भी मेरे 18 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा, तब उनको भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल मिलेगा। अपने आप वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वोटर आईडी कार्ड, जिसमें आपकी फोटो और आपकी पूरी जानकारी। अब आप वोट दे सकते हैं, और अभी नहीं, 18 ईयर के बाद। याद रखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे आप, ठीक है। दूसरा फंक्शन, दूसरा पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रिकॉग्निशन, अर्थात उनको परमिशन देना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, दोनों ही काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। आप जानते हैं हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने खुद के सिंबल्स हैं। क्या ये सिंबल उन्होंने अपनी मर्जी से ले लिया? नहीं, ये सिंबल उनको ग्रांट किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन दो तरह के सिंबल्स रखता है, एक फ्री सिंबल्स होते हैं जो कोई भी ले सकते हैं, और कुछ रिजर्व्ड सिंबल्स होते हैं। क्या आप इस सिंबल को पहचानते हैं? ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी लीडर है ममता बनर्जी। इसको तो आप श्योरली जानते होंगे, ये तो मुझसे मत कहिएगा। हाँ, ये बीजेपी का है, कमल का फूल। हाँ, मोदी जी की पार्टी का सिंबल है। और ये हाथ का निशान इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका वाड्रा। घड़ी किसका है? घड़ी है एनसीपी का, और ये दोनों सीपीआई और सीपीएम नाम की पार्टीज का है। सीपीआई और सीपीएम। और हाथी किसका है? जी, बहुजन समाज पार्टी। तो इस तरह से ये सिंबल्स फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये नेशनल पार्टीज हैं जो पूरे देश भर में चुनाव लड़ सकती हैं। इनको ये सिंबल जो दिया गया है, किसी और कोई सिंबल नहीं दिया जाता है, जो सिंबल इनके पास, ये रिजर्व सिंबल होंगे। और फ्री सिंबल्स उनको दिया जाता है जो किसी भी पार्टी के थ्रू चुनाव नहीं लड़। और याद रखिएगा, सिंबल देने का पावर किसके पास है? कौन डिसाइड करेगा किसको कौन सा सिंबल मिलेगा? तो चीफ इलेक्शन कमीशन, अर्थात इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अच्छा, फिक्सिंग दी डेट, चुनाव की तारीख देना, फिक्स करना और चुनाव को कंडक्ट कराना। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पावर है क्या करने का? कि चुनाव कराने का। गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, ये पावर है, बट डेट कब होगा ये गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। समझ गया ना? मोदी जी ये तो कह सकते हैं कि हम सरकार अपनी बर्खास्त करते हैं, बट चुनाव कब होगा, उसकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी, ये मोदी जी डिसाइड नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा। तो एग्जैक्ट डेट किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में। आइए अगला फंक्शन, एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देश में फ्री इलेक्शन कराना, मतलब लोगों को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, आजादी हो सबको अपने तरह से वोट देने की, और फेयर कराना किसी भी भेदभाव के बिना। इलेक्शन कमीशन इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, आम व्यक्ति को जो वोट देने जा रहा है, उसे किसी का डर भय न हो वोट देने के दौरान। जी, अब आता है कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है, ये हम लोग जानते हैं। आई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ कोड एंड कंडक्ट बनाती है। इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर भेजती है अपने। ये कौन होते हैं? ऑब्जर्वर वो होते हैं जो इलेक्शन के टाइम पर जाते हैं, वोटिंग चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कहीं कहीं कोई वायलेंस तो नहीं हो रहा है, एक्चुअल ग्राउंड पे जाते हैं जहां पर वोटिंग हो रही होती है। अगर किसी ने बूथ कैप्चरिंग तो नहीं कर दी है, अर्थात कहीं ने बूथ पे कब्जा नहीं कर दिया। ये बूथ क्या होता है? हाँ, ये बूथ क्या होता है? बूथ वो प्लेस है जहां पर एक्चुअल वोटिंग हो रही है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन उस प्लेस का चुनाव कैंसिल कर सकता है अगर उसे पता चले कि यहाँ पे कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, यहाँ कोई चीटिंग हुई है। ये उनके पास पूरा पावर है। और तो और रिप्रेजेंटेटिव कानून, ये जो पीपल्स वाला एक्ट है, यह सीवियर पनिशमेंट देता है बूथ कैप्चरिंग करने वालों को। इसका मतलब है कि कोई अगर बंदूक के बल पे चाहे कि मैं चुनाव वाले एरिया को कब्जे में कर लूं, हाँ, इन लोगों को अपने कब्जे में कर लूं, डरा धमका लूं, तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। आइए और फंक्शंस जाने इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन पोलिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। आप ध्यान से देखिए, ये लेडीज के हाथ में कुछ बैग है बड़ा सा, ये दिख रहा है जी, ये बड़ा सा बैग है, देखिए। आई होप मैंने कलर्ड करके आपको दिखा दिया। ये बड़ा बैग कोई और नहीं है, ये वोटिंग मशीन है। फुल फॉर्म है जी ईवीएम, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी, आपको तो जानते ही हैं, बटन दबा करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? इन ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है। ये ऑफिसर्स जाते हैं, यस, ये ऑफिसर्स जाते हैं और वोट करवाते हैं जी। और इनको भी किसके अंदर रखा गया है? इनका नजर करने के लिए, पोलिंग ऑफिसर के ऊपर नजर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर कहलाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, हाँ, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर नीचे बने हुए हैं। ऊपर पोलिंग ऑफिसर बने थे, ये जो लेडीज दिख रही थी, और नीचे आप देखेंगे रिटर्निंग ऑफिसर। मैं आपको रिटर्निंग ऑफिसर भी दिखा देता हूं। ये रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट्स होते हैं। हाँ, इनके पास पूरा पावर होता है। आइए इनके भी फंक्शंस के बारे में जानें। ये सारे चल रहे हैं फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन डेट भी अनाउंस करता है, फाइलिंग की डेट भी तय करता है कि कब लोग अपना नाम फाइल कराएंगे। जैसे मुझे चुनाव लड़ना है तो मुझे अपना नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपना दर्ज कराना पड़ेगा, और ये डेट भी देते हैं कि कब हम अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। और हमारी सारी जानकारी, हमारा सारा एप्लीकेशन जिसमें हम लिख के देते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरी पूरी जानकारी, सब किसको जमा करनी होती है? रिटर्निंग ऑफिसर को। ये रहे वो रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर इसकी स्क्रूटनी करता है, इसकी जांच करता है, चेक करता है कि सब सही है कि नहीं है। जब वो सब चीज सही पाता है तो वो ओके कर देता है। ये भी स्क्रूटनी भी करता है और वो उनके खर्चों पे भी नजर रखता है।
अगर इलेक्शन कमीशन को लगे कि कोई कैंडिडेट अपना मनी पावर, पैसे के बल पर चुनाव में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उनसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगता है, अर्थात खर्चों का ब्यौरा मांगता है कि आपने कितने खर्चे किए, और स्क्रूटनी करता है, उसकी जांच करता है, और गलत पाए जाने पर उसका इलेक्शन भी कैंसिल हो सकता है। बट तो बहुत ही पावरफुल ऑफिसर है किसी भी जगह के लिए रिटर्निंग ऑफिसर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन एडवाइस देना। इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को भी एडवाइस दे सकता है, गवर्नर को भी एडवाइस दे सकता है। किस मामले में एडवाइस देना होता है? इलेक्टोरल मैटर्स के बारे में, कि मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन कब होने चाहिए, इलेक्शन डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करें, या अगर कोई इलेक्शन के बेसिस पे शिकायत करना चाहता है, कोर्ट में डिस्प्यूट करना चाहता है तो कैसे हो। तो इस तरीके से यह सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के अंडर में होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो क्या है? पहली चीज कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का मतलब क्या है? लोकल मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, सेल्फ मतलब खुद की। तो आपकी अपनी खुद की सरकार हो तो आप क्या कहोगे? आपके अपने शहर की, आपकी बस्ती की, आपकी अपनी कहीं की सरकार हो तो हाँ, जैसे आप क्लास में एक मॉनिटर अपॉइंट करते हो, वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है, तो अगर आपके एरिया में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई व्यक्ति अपॉइंट हो जाए आप में से ही, जो आपकी सारी समस्याएं सुने, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, आपके यहाँ बिजली नहीं है, सीवर का पानी जाम हो रहा है, जी यही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। कौन होता है इसमें? इसमें लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जी, आप द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। लोकली मतलब यस, मैं और आप ही इनको इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? यस, यही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लोकेलिटी के, अर्थात हमारे घर के आसपास के क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने कहा पानी की प्रॉब्लम, ये आपकी बेसिक कम्युनिटी है, लाइटिंग की प्रॉब्लम, बिजली चले जा रही है बार बार, क्लोज नहीं है आपके पास, हाँ सीवर नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, तो ये लोग किसी का काम देखते हैं। जी हाँ, बट क्योंकि हमारा चक्कर रूरल में है, जी रूरल मतलब विलेज होता है, याद रखिएगा, तो हम यहाँ पर शहर की नहीं, अर्बन इसके बाद है सिलेबस में आपके, हाँ हम लोग कर रहे हैं विलेज की, गांव की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो गांव में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में सबसे पहले आता है पंचायत। जी, गांव में पंचायत होती है। और अर्बन एरियाज में, शहर में कौन मिलेगा? हाँ, आपके शहर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? जी, मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा मेरे यहाँ अर्बन में, मैं वाराणसी में रहता हूं, हमारे यहाँ अर्बन गवर्नमेंट जो हमारे पास है, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे पास, नगर महापालिका। जी, आपके शहर में इसका नाम क्या है? कहीं नगर निगम तो नहीं है, कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं है, कहीं म्युनिसिपैलिटी तो नहीं है, आपको बताना है। यस, ये मेरा क्वेश्चन मेरे राइजिंग स्टार से है, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट से है। आपके शहर में कौन सा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चलिए, तो आप जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, सुनने में तो एक ही बात लग रहा है। जी नहीं, दोनों अलग है। देखिए, यहाँ लोकल गवर्नमेंट है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट किसी लोकेलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। सर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, कंट्रोल करना उसको, जैसे कि आपके पुलिस, हाँ आपकी पुलिस इसके अंदर आती है, आपका फायर डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है, फायर ब्रिगेड होती है ना, तो ये लोग कौन है? ये लोग है लोकल गवर्नमेंट के लोग। क्या करते हैं? किसी लोकेलिटी का लुक आफ्टर करने के लिए अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने, स्टेट ने इन्हें क्या कर दिया है? अपॉइंट किया है, नौकरी दी है। याद रखिएगा, ये लोग लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। इनको सैलरी मिलती है, ये ऑफिशियल्स हैं। जी, जो नगर निगम में काम कर रहे हैं आपके यहाँ, वो व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं, यस, वो लोग, जो जल विभाग है, आपका नाम सुना है? जल विभाग, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं सब लोकल गवर्नमेंट है। क्या करते हैं? मैंने बताया, आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, आपके शहर की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था चेक करते हैं। तो सर ये कौन लोग है सर? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? हाँ, यहां से शुरू करते हैं, दोनों में डिफरेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्हें हम चुनते हैं, हम इन्हें वोट करते हैं और ज्यादा ज्यादा इन लोगों को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। तो देखा, इनको हमने चुना है, हमने वोटिंग की है, ये लोग इलेक्टेड लोग होते हैं, हम में से ही, हमारे में से ही कुछ लोग चुनाव में खड़े होते हैं, और हम में से जो 18 या उससे अधिक साल के लोग हैं, 18 ईयर्स अधिक, वो उन्हें क्या करते हैं? सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अपॉइंट करते हैं। जी, और इसके लिए सरकार उन्हें ग्रांट देती है, सरकार उन्हें पैसे देती है कि वो जो एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, नहर खोदवाना चाहता है कोई पंचायत का हेड, गांव में पंचायत घर बनवाना चाहता है, गांव में कुआं खुदवाना चाहता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जी क्योंकि गांव की बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो लोग ये काम करते हैं। आइए अब इनके इंपॉर्टेंस के बारे में जाने। याद रखिएगा, ये आपकी अपनी चुनी सरकार है, याद रखिएगा, वोटेड लोग हैं, 5 साल के लिए हैं, ऑफिशियल्स नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका इंपॉर्टेंस क्या है? दे प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच द एंटायर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यस, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, करेक्ट। तो इनको भी इसी डेमोक्रेसी के बेसिस पे इलेक्ट किया गया है। इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, अर्थात हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट कर सकता है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके तहत इन्हें वोट दिया गया है। हमारे यहाँ जो भी 18 साल के लोग होते हैं, उनको यह अधिकार होता है कि वो अपने एरिया के हेड को, यस, चुनाव के इलेक्शन दौरान इलेक्ट करें। तो डेमोक्रेसी की शुरुआत यहीं से होती है। हम लोग वोटिंग करना सीख लेते हैं,
क्योंकि लोकल लेवल पे हो रहा है। तो ये लोकल पीपल को क्यों इलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हमारे नीड्स को बहुत अच्छे समझते हैं। दे आर द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन नीड्स, क्योंकि हमारे ही आसपास लोग रह रहे होते हैं ना। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके घर के आसपास गंदा सीवर का पानी इकट्ठा हो रहा है, या आपके घर में, आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है कई 2 दिन से, बिजली कटी हुई है आपके पास, तो क्या करेंगे? आप मोदी जी के पास जाएंगे, दिल्ली चक्कर काटने जाएंगे कि मेरी बिजली लगा दो, या आपके सीवर की प्रॉब्लम दिखा जाएंगे? बताइए। करेक्ट, आप जाएंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास, आप जाएंगे पंचायत के पास जी, क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं तो पंचायत में जाएंगे, शहर होता तो मैं कहता म्युनिसिपैलिटी जाएंगे, नगर निगम जाएंगे, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोगों को एनकरेज करती है एक दूसरे की सहयोग करने के लिए और वॉलंटरी सर्विस देने के लिए। यहां पर यही लोग, आपके बीच के लोग क्या करते हैं? बिना ज्यादा खर्चा किए एक दूसरे की मदद से काम कर लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लोकल लोगों का सपोर्ट होता है, हाँ, क्योंकि ये हम में से ही, लोकल लोगों में से ही चुने गए व्यक्ति होते हैं। हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम जी, जब हम पंच को इलेक्ट करते हैं, इस सिस्टम को गांधी जी ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत में पंचायती राज होगा, और सबसे पहला पंचायती राज नागौर एक शहर का नाम है, छोटे से, हाँ, गांव बड़ी की नाम बोले शहर बोलूं अच्छी बात नहीं है, एक विलेज है राजस्थान में। सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम, सबसे पहला पंच अपॉइंट यही हुआ, सबसे पहली पंचायत बनाई गई कब? गांधी जी के ही जन्मदिन पे, 2 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे, याद रखिएगा, 1959 में। और फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नाम का एक बदलाव लाया, और अब 24 अप्रैल को हमारे देश में नेशनल पंचायत दिवस मनाया जाता है, जब हम पूरे देश में पंचायत हर गांव में स्थापित कर चुके हैं। क्या है इस एक्ट में, क्या इसके सेलिएंट फीचर्स हैं? किसके सेलिएंट फीचर्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट? आइए सबसे पहला फीचर जानते हैं। तो इसी कानून में 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज बनाया गया है। 3 टायर, 3 लेवल्स पर, टायर मतलब वो टायर नहीं, 3 लेयर्स पे बनाया गया है। मतलब हमारे देश में पंचायत 3 लेयर्स पे काम करती है। आइए तीनों लेयर्स के बारे में इसके बाद बताएंगे। और पंचायत के इलेक्शंस रेगुलरली होंगे हर 5 साल में। जो पंचायत के लोग जुड़ेंगे वो 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे। और तो और पंचायत के लिए सीट रिजर्व रखेगा। पंचायत में सीट रिजर्व होगी एससी के लिए, एसटी के लिए और वुमेन्स के लिए। एससी, एसटी और वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व होगी पंचायत में, हाँ, ताकि इनको भी क्या मिले? इक्वालिटी मिल सके पंचायत के सदस्य के रूप में। आइए पंचायत सिस्टम जरा एक स्क्रीन पे आप देखेंगे कि गांव के ही कुछ सदस्य देखिए राउंड में बैठे हुए हैं जी, और यहां पर वो डिस्कशन कर रहे हैं। यहां से देख पा रहे होंगे गांव के लोग बैठे आपस में किसी भी प्रॉब्लम पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैसे काम करता है 3 टायर? क्या है सर जी? मैंने कहा था कि 3 टायर सिस्टम डेवलप किया गया है 73rd अमेंडमेंट में। तो चलिए 3 टायर सिस्टम क्या है? सबसे पहला है, सबसे टॉप पे कौन होगा? नहीं, सबसे नीचे शुरुआत करते हैं। सबसे लोअर लेवल पे कौन है? गांव में क्या मिलेगी आपको? गांव को कंट्रोल करने के लिए, गांव को संभालने के लिए गांव की पंचायत। गांव बहुत सारे हो जाते हैं, जब 10-20 गांव हो जाते हैं तो बन जाता है ब्लॉक। गांव तो छोटा होता है, गांव से बड़ा क्या होता है? ब्लॉक। ब्लॉक में 10 से 20 गांव होते हैं। इनमें कौन होती है? इनको संभालने के लिए होती है, इन ब्लॉक को संभालने के लिए होती है पंचायत समिति। अब ब्लॉक जब 10-20 से अधिक जुड़ जाते हैं तो बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जी। डिस्ट्रिक्ट में होती है जिला परिषद। मैं रहता हूं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में जी, जहां से मैं ये वीडियो आपको बना के बता रहा हूं जी। तो मेरे पास वाराणसी में क्या होगी? जिला परिषद। इन तीनों में सबसे टॉप मोस्ट बॉडी है जिला परिषद। आइए तीनों के बारे में तो आप जान गए। आइए जाने कैसे लोकल बॉडीज की क्वालिफिकेशंस क्या होती है। हाँ, जो लोकल बॉडीज में चुनाव करना चाहते हैं इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उनकी एज 21 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोकल बॉडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसका नाम रजिस्टर्ड वोटर के रूप में होना चाहिए। जिस भी पंचायत में हो वहां पर उसका नाम होना चाहिए। वो उस ग्राम सभा का मेंबर होना जरूरी है। गांव की जो 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनकी एक सभा होती है, नाम है ग्राम सभा। सभा ऑफ ऑल एडल्ट्स ऑफ द विलेज इज कॉल्ड एज ग्राम सभा, ठीक है। उनमें उसका नाम होना चाहिए। ये 2 शर्तें चाहिए एक पंचायत का सदस्य बनने के लिए। ये देखिए अगेन बड़ा शानदार सा सीन है ग्राम पंचायत का, गांव की पंचायत का। आप देख पा रहे हैं एक वुमेन मेंबर भी है जी, एक पंडित जी भी हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्मों के। देखिए आप शेड्यूल कास्ट का भी व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा जी। तो हर धर्मों के लोगों को इसमें मौका मिलता है। तो ऑल adult men and women in the village are registered as members। याद रखिएगा आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज है 18 ईयर। पंचायत से पहले आपको ग्राम सभा का मेंबर होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 18 साल का है हमारे देश में उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं जी। इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था। आइए सरपंच के बारे में जाने। सरपंच गांव का मुखिया होता है, ग्राम का पंचायत का हेड होता है। हाँ, हम मुखिया भी कहते हैं। आपके आसपास जो विलेज है उनके बारे में पता करिएगा। आप जिस भी शहर में रहते हो जरूर पता करिएगा उसके आसपास जरूर बहुत सारे गांव होंगे और गांव में होगी पंचायत जी। पंचायत के व्यक्ति को, सरपंच को डायरेक्टली गांव के लोग इलेक्ट करते हैं जी। कुछ एरियाज में इनडायरेक्ट भी होता है पर ज्यादातर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और मेंबर्स सरपंच के अलावा जिसे ग्राम मुखिया कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं, उसके अलावा और कितने मेंबर होते हैं? वैसे पंच तो 5 वर्ड से बनाया गया है, पंच है ना, पंच मतलब 5, पर अब 5 से लेकर के 31 तक मेंबर भी हो सकते हैं। 5 to 31 मेंबर्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। किनके लिए? वुमेन्स के लिए। जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/3 वुमेन्स होंगी। फॉर एग्जांपल 6 सीट है, हाँ, तो 1/3 सीट मतलब 2 सीट्स औरतों के लिए रिजर्व है। समझ गए? और किसके लिए सीट रिजर्व है? सीट रिजर्व है एसटी और एससी के लिए, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ
ग्राम पंचायत क्या करती, क्या है पंचायत? देखिए, ग्राम पंचायत गांव में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कराती है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कराती है? जितने भी पब्लिक वर्क्स कराने हो, जितने भी पब्लिक वेलफेयर के काम कराने हो, गांव में कोई कंस्ट्रक्शन कराना हो, कोई सड़क बनवानी हो, कोई विलेज रोड का मेंटेनेंस हो, कार ट्रैक बैलगाड़ी को चलने वाला रास्ता हो, कोई ब्रिज बनानी हो, कोई ड्रेन नाला बनाना हो, कोई टैंक बनाना हो, कोई कुआं खोदना हो, सब काम सब ग्राम पंचायत कराती है। गांव में क्रिमेशन ग्राउंड, दफनाने की जगह, जलाने की जगह, बरियल ग्राउंड, बरियल दफनाने की जगह, क्रिमेशन जहां पे मुर्दे को जलाया जाता है, जी, जब डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ये सब, जी हाँ, ये सब ग्राम पंचायत मेंटेन करती है। आपकी मतलब मेंटेन करना, गांव के प्राइमरी स्कूल को चलाना, ये भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कुछ सोशल मतलब समाज से जुड़े काम करती है, कुछ इकोनॉमिक फंक्शन भी ग्राम पंचायत करती है। क्या करती है, आइए देखते हैं। जैसे गांव में गेस्ट हाउस की जरूरत है, गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरीज की जरूरत है, मैरिज हॉल की जरूरत है, ये सभी गांव का पंचायत ही बना के रखता है। और गांव में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कराना, पार्क्स बनाना, गार्डन्स रखना, प्लेग्राउंड्स डेवलप करना, ये सब भी रिक्रिएशन के लिए, बच्चों के खेलने के लिए जिम्मेदारी है पंचायत की। और तो और गांव में फेयर प्राइस शॉप चलाना, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलना, जाके किसानों को सस्ता में लोन मिल सके। कहां मिलता है? इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और फेयर प्राइस शॉप में क्या होता है? या इस शॉप में उनको सस्ते में यस फूड ग्रेन्स मिलता है, ये उनको सस्ता अनाज देती है। जी, जिनके पास फूड ग्रेन्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो यहां पे आते हैं। अब आता है जुडिशियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत भी होती है। न्याय पंचायत, हाँ, न्याय मतलब समझ गए हो, गांव में अदालत, जी, तो इसको कई बार पंचायती अदालत भी बोलते हैं। इसमें सरपंच बैठे होते हैं। यस, गांव में क्या होता है, 3 से 4 पंचायत मिल करके एक ग्राम पंचायत अदालत खुलती है। ठीक सुना आपने, पंचायत अदालत या पंचायती अदालत खुलती है। 3 से 4 गांव वाले मिल जाते हैं। क्या करते हैं, आप कुछ जुडिशियल फंक्शंस करते हैं। क्या करते हैं, सब में नहीं होता, कुछ जगह पे आता है। तो गांव में जो पंचायत बैठती है, वो लोग तुरंत फैसला सुनाते हैं। क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। इनएक्सपेंसिव मतलब कोई इस पे खर्चा नहीं करना पड़ता है। ये पंचायत फाइन भी लगा सकती है किसी अपराधी पर, किसी व्यक्ति पे जो किसी ने अपराध किया है। क्या करती है, छोटे मोटे अपराध को ही पकड़ सकती है। ठीक है ना, किसी ने मर्डर कर लिया तो ग्राम पंचायत के पास नहीं जाएंगे, पंचायती अदालत में नहीं जाएंगे। किसी ने डकैती कर दिया तो उसका सजा यहां नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सजा देने का पावर नहीं है। दे कैन नॉट अवॉर्ड अ सेंटेंस फॉर इम्प्रिजनमेंट। और तो और यहाँ पे लॉयर्स को भी अलाउड नहीं है कि वो आए। लॉयर्स को पंचायत की मीटिंग्स में आना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो पर्सन जिसकी शिकायत है, जिससे शिकायत है, दोनों को सामने बुला दिया जाता है और तुरंत वहीं का वहीं फैसला, चटपट। ठीक है, अब पंचायत से ऊपर कौन है? पंचायत के ऊपर है पंचायत समिति। पंचायत तो गांव में होती है और पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल मतलब 10 से 20 गांव के समूह को, के झुंड को कहते हैं जी ब्लॉक। तो ये ठीक पंचायत के ऊपर होती है, ये इमीडिएट बॉडी होती है एट दी ब्लॉक लेवल। ठीक है, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है, कहीं पंचायत समिति नाम है, तो कहीं क्षेत्रीय समिति भी नाम है, कई नाम हो सकते हैं। तो कौन होते हैं इस पंचायत समिति में? सारे सरपंच उस एरिया के, ऑल दी सरपंच ऑफ दी पंचायत कंसर्न। जैसे मैंने कहा 10 गांव है इस ब्लॉक में, तो 10 गांव के सरपंच इसके मेंबर होंगे। हाँ, सारे 10 के 10। और कौन होंगे? अगर उस एरिया में कोई एमएलए है, GMLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वो भी उसका मेंबर होगा। जी, कॉम्पोजिशन में समझ लेना कौन होगा। क्या ऑफिस बेरर्स भी होंगे, कोई इनके ऑफिस का काम संभालने वाले होंगे। हाँ, इनमें आपस में ही क्या होता है, वोटिंग होती है। किनमें? ये जो कॉम्पोजिशन के लोग हैं, पंचायत के सरपंच और मेंबर्स के, इनमें आपस में वोटिंग होती है और ये अपने में से चेयरपर्सन इलेक्ट करते हैं अपनों में से। तो यही बाकी सारे ऑफिस का काम संभालते हैं। क्या फंक्शन करती है? क्योंकि मैंने कहा पंचायत से ऊपर है, ग्राम की पंचायत तो गांव लेवल पे थी ना, गांव से ऊपर है, तो ये उन पंचायत की वर्किंग्स को चेक करती है। जो गांव में पंचायत काम कर रही है उनके कामों पर नजर रखती है। ये क्या करती है? ये गांव से ऊपर की एजुकेशन, ये प्राइमरी एजुकेशन नहीं, प्राइमरी के ऊपर हायर एजुकेशन मतलब कि कॉलेज तक, यस, 10th 12th के स्कूल्स और कॉलेज तक डेवलप करती है ब्लॉक लेवल पर। और क्या करती है? गांव में पंचायत, गांव में हॉस्पिटल नहीं होता है, प्राइमरी चिकित्सालय होता है, ये हॉस्पिटल्स तक खोलती है, हेल्थ सर्विसेज देती है कम्युनिटी लेवल तक। यस, उनसे बड़ा गांव में तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, छोटा मोटी दवाओं का, बस समझ लेना कौन सा सरकारी हॉस्पिटल टाइप का, सरकारी दवाखाना टाइप का होता है बस। अब यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे क्योंकि 10 से 20 गांव है इसके अंदर, तो उसमें एक हॉस्पिटल भी होता है। ठीक है, अपना पूरा हेल्थ चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स भी होते हैं। और उनसे ऊपर जी, अब आपने देखा पंचायत से ऊपर आ गई पंचायत समिति, पंचायत समिति से ऊपर आती है तीसरा लेवल, 3 टायर, याद है। तो 3rd लेवल पे आ जाएगा जिला परिषद। जिला मतलब जानते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे ऑफिस बेरर्स कौन है? यहाँ पे भी चेयरमैन होंगे। चेयरमैन इन सबकी मीटिंग्स कंडक्ट कराएगा, चेयरमैन इन सबका हेड होगा, इन्हीं में से इलेक्टेड मेंबर होगा। क्या फंक्शन करता है चेयरमैन? यहाँ के लोग क्या फंक्शन करते हैं जी, क्या काम करती है ये जिला परिषद? देखिए, मैंने एक एग्जांपल में महाराष्ट्र का जिला परिषद का एक बड़ा सा एक लोगो लगाया दिखाने के लिए। तो ये ऑल राउंड डेवलपमेंट वर्क पंचायत समिति के ऊपर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, तो उन सब के कामों को नजर रखती है। और क्या करती है? डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पूरा देखती है, ओवरऑल इंचार्ज करती है ना। और ऐसा फंक्शन करती है जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, डिप्यूटी कलेक्टर करता है, और वर्किंग ऑफ द पंचायत को भी नजर रखता है। ठीक है, सबसे नीचे याद होगा पंचायत होती थी, विलेज लेवल पे, ग्राम लेवल पे पंचायत, उनके कामों को पंचायत समिति, और उसके ऊपर आ जाएगा जिला परिषद। और हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है, यस, गांधी जी का कभी ना कभी सपना था। गांधी जी ने एक सपना देखा था हमारे भारत के, आजाद भारत में, कि आजाद भारत में तब तक भारत रिपब्लिक नहीं है, तब तक लोगों के पास पावर नहीं है, जब तक गांव के अंतिम छोर तक लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है। और ऐसा हो पाया थैंक्स टू 73rd अमेंडमेंट इन 1992। इस पंचायती राज सिस्टम के द्वारा गांधी जी का यह सपना भी पूरा हो पाया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अर्बन। तो सर वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है? अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद की गवर्नमेंट, लोकल आपके एरिया की गवर्नमेंट। इसका मतलब है आपके घर के आसपास
जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसको संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है आपकी खुद की सरकार। हाँ, आप जिस एरिया में रहते हैं उसे हम वार्ड कहते हैं, मालूम है कि नहीं बात? हाँ, आपकी जो कॉलोनी है, आसपास की एरिया है, उसमें से जब इलेक्शंस होते हैं तो उनमें से चुने जाते हैं सभासद। नाम सुना होगा, हिंदी वर्ड है काउंसलर, इंग्लिश वर्ड है, और हिंदी वर्ड है उसका सभासद। बहुत सारे व्यक्ति आप में से ही खड़े होते हैं सोसाइटी में से ही, और हम लोग में से जो 18 ईयर्स के लोग होते हैं, जी आपको नहीं, आपको वोट दे देना है, 18 ईयर्स के जो लोग होते हैं उन्हें वोट देकर के क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इस तरीके से आप अपने में से ही, यस अपने में से ही क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो आपकी समस्याओं को सुनता है, समझता है, सॉल्व कराता है। हो गई लोकल सेल्फ, खुद की सरकार। और क्योंकि अर्बन की बात कर रहे हैं, अर्बन मतलब शहर में, अर्थात ये वो गवर्नमेंट है जो शहरी इलाकों में है। क्या आप सिटी में रहते हैं? जी मेरे राइजिंग स्टार है और सिटी में रहते हैं, तो प्लीज लिखना मत भूलिएगा क्या, अर्बन, आई लिव इन अर्बन एरिया। और अगर आप कहीं रूरल में लिखे हैं तो प्लीज फील फ्री और मुझे बताइए कि आप रूरल एरिया में रहते हैं। याद रखिएगा, जब आप अर्बन में रहते हैं तो आपको अर्बन के साथ डैश करके लिखना पड़ेगा किस सिटी में लिखते हैं। मुझे बेसब्री से इंतजार होगा मेरे राइजिंग स्टार से ये जानने के लिए कि वो अर्बन में किस एरिया में रहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया। तो चलिए, अर्बन समझ गए। अब होता क्या है, किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में वहां के लोगों की समस्या, जैसे वाटर की सप्लाई, सीवर की सप्लाई, कौन देखेगा? यही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देखेगी। क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के मोदी जी के पास नहीं जा सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के अपने चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते हैं। वो लोकल एरिया के लोग हैं जो आपके बीच रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, वो सॉल्व कर देते हैं। और टाउन की अगर बात करें तो टाउन यूजुअली छोटा लोकल एरिया होता है, स्मॉल अर्बन एरिया होता है। अब आते हैं, एक कानून बनाया गया है, नाम है दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जी 74th अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा। 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया था वो अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज के लिए था। जी पंचायती राज सिस्टम के लिए था, गांव में पंचायत बनाने के लिए। हाँ पंचायती मैं लिख देता हूं पंचायती राज सिस्टम के लिए। चलो आगे बढ़ जाता हूं। तो क्या है 74th अमेंडमेंट एक्ट में, 73rd की बात नहीं कर रहा हूं, 74th की। तो इस एक्ट में ही बताया गया है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, स्टेटस देता है अर्बन एरियाज को, वो भी अपनी लोकल बॉडीज बनाए। आपको बताना है, आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे बताया मैसेज बॉक्स में, बताया ना कि आप अर्बन में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं तो किस शहर में रहते हैं, और अगर रूरल में रहते हैं तो प्लीज फील फ्री करिए और मुझे जरूर बताइए कि आप किस रूरल एरिया में रहते हैं। आपको अपने नाम और विलेज जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। और अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके यहाँ नगर पालिका है। जी शायद नाम सुना होगा, नगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। जी नगर पालिका या महानगर पालिका, बड़ा शहर होगा तो महानगर पालिका, या कई बार उसको बोलते हैं नगर निगम। जी क्या है आपके शहर में, आप पता करके मुझे जरूर बताइएगा। जी और यही अर्बन लोकल बॉडीज आपकी समस्याएं सुनती हैं। इसमें भी 33% सीट किसके लिए रिजर्व रखी गई है, 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई है वुमेन्स के लिए, और SC ST और बैकवर्ड, SC ST हाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड रीजन्स के लोगों के लिए भी इसमें सीट रिजर्व रखी गई है। आइए अब जानते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें इलेक्शंस होते हैं। ये तो आप जान गए, ये सेल्फ गवर्नमेंट है, कैसे होते हैं इलेक्शंस, आइए जानें। ये देखिए मैंने एक इमेज बना रखी है मेरे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे मैं रहता हूं। जी कई बार आप में से राइजिंग स्टार, सुपरस्टार्स मुझसे पूछते हैं सर आप कहां रहते हैं, तो ये वाराणसी को देखिए, ये वाराणसी का मैप है, इसको स्मॉल स्मॉल रीजन में बांट दिया गया। जैसे ये बड़ा गांव रीजन है, हाँ ये बड़ा गांव रीजन है। अब इस रीजन से, इस बड़ा गांव रीजन से, है ना, इस बड़ा गांव रीजन से बहुत सारे लोग इलेक्शंस में खड़े होंगे। जी चुनाव में खड़े होंगे काउंसिलर बनने के लिए। क्या चीज बनने के लिए, काउंसिलर। अब इनकी वोटिंग होगी, काउंसिल का मेंबर बनने वाले को कहते हैं काउंसिलर, ठीक है। जो भी 25 ईयर अबव के एज के हैं वो इसके लिए खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए, काउंसिलर पोस्ट के लिए। और इन एरियाज को कहते हैं वार्ड, हिंदी में बोले तो चुनाव क्षेत्र। जी चुनाव का एरिया, जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं जिस एरिया के अंदर, उसे कहते हैं चुनाव क्षेत्र। में थोड़ा सा हिंदी में भी यस लिख दे रहा हूं, क्षेत्र, ठीक है। हाँ क्षेत्र लिख दिया ना, तो चुनाव क्षेत्र। उसी तरह से एक और चुनाव क्षेत्र दिखाता हूं, पिंडरा। देखिए ध्यान से, हाँ पिंडरा से भी क्या होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे पर जीतेगा कोई एक, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। उसी तरह से चोलापुर, उसी से चिरईगांव, लाइक दिस अलग अलग एरिया बटी हुई है। इन्हें हम कहते हैं क्या, म्युनिसिपल एरियाज, जहां पर इलेक्शन टेक प्लेस करता है, ठीक है। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में इलेक्शन टेक प्लेस करेगा वो है वार्ड। और कॉम्पोजिशन अर्थात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि बड़े शहरों में होता है, बिग टाउन्स में होता है। हाँ दिल्ली बॉम्बे में क्या है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जी मेट्रो शहर है ना, इनमें जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल में यही काउंसिल के मेंबर्स होते हैं यहाँ पर। इसमें इनका हेड होता है मेयर, स्टैंडिंग कमिटीज होती है, और उन सबका काम एडमिनिस्टर करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर्स होते हैं, नाम है म्युनिसिपल कमिश्नर्स। आइए जाने पूरा सेटअप कैसे ये काम करता है, कैसे काउंसिल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप एक सीन देख पा रहे हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का फोटो है। जी इस इमेज में आप देख रहे हैं अंग्रेज मेंबर्स है, देखिए टेबल पे रखी फाइल्स है, इसी पे बैठे बैठे डिस्कशंस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है यही बैठे बैठे सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पुराना अंग्रेजों का फोटो है। तो काउंसिल क्या है, काउंसिल एक बैठक है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि काउंसिलर्स कहलाते हैं। मैंने बताया था इनको सभासद के नाम से भी जाना जाता है। जी हिंदी वर्ड है ये सभासद। हाँ ये आपके एरिया के लोग हैं जो चुनाव जीत कर आए और आपकी समस्या सुनेंगे। ये हम इनको काउंसलर कहते हैं इंग्लिश में। ये यही नगर पालिका में बैठते हैं। जी कहां मिलेंगे आपको,
नगर पालिका में बैठेंगे, जहां पर आपके पसीवर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, हाउस टैक्स की प्रॉब्लम, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हैं। बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, ये सब यहाँ पे लोग मिलते हैं, सभासद लोग मिलते हैं। हाँ, चेक करेगा, पता करेगा आपके शहर में नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम है और है, तो वहां पे लोग बैठते हैं। ये आपके एरिया से जाते हैं, हर एरिया से चुन के वे यहाँ पे जाते हैं। फिर इनके ऊपर कौन होता है, इन सबका हेड कौन होता है, इन काउंसलर्स का हेड होता है ये यस मेयर। काउंसलर्स टुगेदर मिलकर के क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने में से एक सबसे ऊपर व्यक्ति को, नाम है मेयर, और मेयर और उनके नीचे डिप्टी मेयर। टॉप मोस्ट पर्सन कौन हो गया, मेयर। आइए जानते हैं मेयर क्या करता है। मेयर इन सब का हेड होता है और शहर का, जैसे देश में प्रेसिडेंट होता है वैसे शहर में जो लीडर होता है वो मेयर होता है। तो काउंसलर्स ने एक बार मेयर अपॉइंट कर लिया, अब मेयर के फंक्शंस। तो मेयर को फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी माना गया है, शहर का सबसे पहला नागरिक, और सारे सेरेमनीज, सारे फॉरेन डिग्निटरीज को, फॉरेन गेस्ट को, जो फॉरेन नागरिक आते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं, इनको विजिट करने के लिए, तो वो इनसे विजिट करते हैं, इनसे मिलते हैं जी। He presides over the meeting of the corporation। जब कोई नगर निगम की मीटिंग होती है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, हाँ, छोटे शहरों में उसको म्युनिसिपल कमेटी के नाम भी दिया जाता है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पे उनकी मीटिंग को प्रिसाइड करता है, अरे भाई उनकी मीटिंग को टेक करता है, ये इनका लीडर है, याद रखिए। ही रेगुलेट्स दी कंडक्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन, और पूरे कॉर्पोरेशन के काम को कंडक्ट कराना, इनकी मीटिंग्स कराना। यही फिक्स करता है आज का एजेंडा क्या होगा। एजेंडा मतलब क्या डिस्कशन होगा, क्या मीटिंग के लिए आए हैं, किस मीटिंग के लिए आए हैं, क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, यह सब समस्या का एजेंडा ये डिसाइड करता है। और क्या करता है, ये रिपोर्ट पेश करता है, इसको he receives the report from the municipal commissioner। म्युनिसिपल कमिश्नर भी इनको रिपोर्ट करते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स इन्होंने अंडरटेक किए हैं, अर्थात गवर्नमेंट ने क्या क्या, कहीं सड़क बनाने का, कहीं नई सीवर लाइन बिछाने का। देखा होगा आपके शहर में बहुत सारी जगह खुदाई हुई होगी, हुई है ना। तो ये कौन करा रहा है, अरे यही लोग करा रहे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। आपके सड़क में कहीं, आपके शहर में कहीं खुदाई हुई कि नहीं, गड्ढे खोद करके, है ना, कहीं सीवर की पाइपलाइन चल रही होगी, कहीं बिजली के खंभे लग रहे होंगे, कहीं नई सड़कें बन रही होगी, अरे कौन करा रहा है, यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गॉट इट। मेयर इनका हेड है, याद रखिए, ये डिसाइड करेगा कहां सड़कें बनेगी, कहां सीवर लाइन बनेगा, कहां पाइपलाइन बिछेगी। गॉट इट। थर्ड देखते हैं, थर्ड कंपोजिशन, म्युनिसिपल कमिश्नर। ये कौन होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है। अब ये एक टॉप एग्जीक्यूटिव पद है, देखिए यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं और सब इनको सुन रहे हैं। ये है कमिश्नर जी, ये कमिश्नर साहब है। क्या करता है, कैरी एंड कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करता है, इनके कामकाज को, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम बनाती है ना, जो काउंसिल मेंबर ने डिसाइड किया कि हम एक नया सड़क बनाएंगे, तो कौन नजर रखेगा कि सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है, सड़क की क्वालिटी सही है कि नहीं है, यही चेक करेंगे। कौन नजर रखेगा उन कामों पर, तो म्युनिसिपल कमिश्नर जी। और ही मेंटेन्स एंड सेफगार्ड म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स। तो शहर के जमीन के रिकॉर्ड्स किसके पास है, आपके मकान का जमीन का रिकॉर्ड कहां है, आपको मालूम है, तुम्हारे बर्थ का सर्टिफिकेट कहां है, मालूम है तुम्हें, किसने दिया जी, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट्स ने। आपके घर में वाटर सप्लाई आ रही है, आपके घर में सीवर की लाइन आई हुई है, यस, जो आपके घर पे ड्रेन पाइप जा रहे हैं, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, इसके पास रिकॉर्ड है, सारा म्युनिसिपल के पास रिकॉर्ड है, और उसी का हेड है ये म्युनिसिपल कमिश्नर। हर एक चीज की, यस, आपके सोसाइटी, आपके रीजन का सारा रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, हाउस टैक्स, सारी जानकारी। तो एक तरह से मैं कहूं सर्वे सर्वा है, टॉप मोस्ट है कमिश्नर। एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिएगा पर कीवर्ड है। तो इनके फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कंपल्सरी फंक्शन तो वो है जो इनको करना ही करना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को, जिसको हम भाषा में कहते हैं। हाँ, छोटे शहरों में मैंने बताया म्युनिसिपैलिटी वर्ड यूज होते हैं, बड़े शहरों में, मेट्रो शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जैसे मुंबई होगा तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली है सिमिलरली। और ऑप्शनल फंक्शन वो है जो ये करें या ना करें, इनकी मर्जी है, इनके पास फंड्स होंगे, फाइनेंसेस होंगे, तब ये फंक्शन करेंगे, वरना इसको नहीं करेंगे। आइए डिटेल में एक एक करके फंक्शंस के बारे में जानते हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करने हैं। कंपल्सरी में चॉइस नहीं है, ये तो आपको देना ही देना, ये आपकी ड्यूटी है। जैसे बिजली की सप्लाई देखना, पानी का सप्लाई देखना, सीवेज का डिस्पोजल होना, सीवेज मतलब गटर का पानी, आपके घर से जो आपके टॉयलेट्स, वॉशरूम से गंदा पानी जा रहा है, वो कहां अंडरग्राउंड के कहां जा रहा है, मेन सीवर लाइन में जा रहा है, जो आपके घर के बाहर जो रोड है ना उसमें जा रहा है, मालूम है कि नहीं। तो ये सीवर लाइन किसने बिछाई, करेक्ट, इन्हीं का काम है, उसको मेंटेन करना, उसकी सफाई कराना। और क्या करना, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मेंटेन करना। सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं बहुत सारे जी, उसमें दवाइयां बहुत सस्ती मिलती है, फ्री इलाज होता है, कौन मेंटेन कराता है, गेन पब्लिक की सारी चीजों को मेंटेन कराता है ये म्युनिसिपल कमिश्नर, उस पर नजर रखता है। और म्युनिसिपल कमिश्नर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ठीक है। पब्लिक डिस्पेंसरीज, फैमिली वेल्थ सेंटर्स, ये सारे मेंटेन करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए सड़कें, बिल्डिंग्स, बस शेल्टर्स, डिमोलिशंस, टॉयलेट्स, आपके शहर में थोड़ी में क्या है, टॉयलेट्स बने, वॉशरूम बने, ये सब कौन मेंटेन कर रहा है, एकदम सही, पब्लिक या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और एजुकेशन, स्कूल कराते हैं, आपका स्कूल नहीं जी, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल नहीं है। तो जैसे आप पढ़ रहे हो सेंट जॉन्स मेरोली में, या आप पढ़ रहे हो सेंट थॉमस में, सेंट फ्रांसिस में, ये सब मिशनरी स्कूल्स हैं जी। ज्यादातर जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ, उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जा रहा है, पता है ना आपको।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स नहीं है। तो सर ऐसे कौन से स्कूल होते हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, प्राइमरी स्कूल्स कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं। यहाँ पर एडल्ट क्लासेस भी चलती हैं, यहाँ पर सरकार फ्री में खाना मिड डे मील देती है जी, मिड डे मील देती है, स्कूल बैग देती है, स्कूल यूनिफॉर्म फ्री है, स्कूल शूज फ्री है जी। और याद रखिएगा आपके स्कूल में नहीं, इन स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में। हाँ, इसमें तो आप समझ ही रहे कैसे स्कूल्स होंगे, गवर्नमेंट के तो स्कूल्स हैं। हाँ, गवर्नमेंट इसमें सब फैसिलिटी इनको देती है फ्री ऑफ कॉस्ट जी। आपको मालूम है आपके घर में जो शांताबाई अरे वो काम करने वाली, हाँ, जो आपके घर में जो मेड सर्वेंट्स हैं, हाँ, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बड़े बड़े क्या कॉलेज में पढ़ रहे हैं? नहीं, इन्हीं गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। वहां उनको सब फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से जी, स्कूल का बैग से लेकर के हर एक चीज। आइए अब डिस्क्रिशनरी फंक्शन जाने, ऑप्शनल मतलब यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन करे ना करे उसकी मर्जी, उसके पास फंड्स होंगे तो करेंगे। जैसे कि पब्लिक हाउसिंग बनवाना, हाउसिंग बोर्ड बनवाना। हाउसिंग बोर्ड वो संस्था होती है जो क्या करती है, सस्ते घर बनाती है और इन सस्ते घरों को लोगों को बेच देती है, म्युनिसिपैलिटी के लोगों को। तो जो पैसे होते तो घर बनवाएंगे ना। और या तो क्या करना, पब्लिक के पार्क्स मेंटेन करना, या लाइब्रेरीज खुलवा देना, म्यूजियम्स खुलवाना, थिएटर चलाना, खड़ा चलाना, पिकनिक रिजॉर्ट खुलना। मैंने कहा ना ये नहीं भी करेगी क्योंकि डिस्क्रिशनरी फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास लोग हैं, टीम है ऐसा काम करने के लिए तो कर सकती है। शहर का ब्यूटिफिकेशन करना, सुंदरीकरण करना, ये सब जिम्मेदारी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। याद रखिएगा एक कीवर्ड, ये ऑप्शनल फंक्शन है, जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे तो वैसा करेगी। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से नीचे आती है, उससे छोटी होती है म्युनिसिपल कमेटी। हाँ, जैसे मेरे शहर में म्युनिसिपल कमेटी है, वाराणसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है क्योंकि मेट्रो नहीं है ना, बड़ा शहर नहीं है जैसे लखनऊ या और बड़े शहर मैंने बताया ना, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया जी। थोड़े छोटे टाउन्स में म्युनिसिपल कमेटीज होती हैं, बस वही काम बस म्युनिसिपल कमेटी करती है। बड़ा शहर है तो बड़े रिसोर्सेज हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो म्युनिसिपल कमेटी कहां होती है, स्मॉलर टाउन्स में होती है। इनको म्युनिसिपल बोर्ड्स भी बोलते हैं या म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। एक एग्जांपल में मैंने लिखा है भवाल नगर, शायद नाम सुना हो आपने, भवाल नगर, ठीक है। ये म्युनिसिपल कमेटी का फोटो मैंने लगा दिया आपके लिए। अच्छा, म्युनिसिपल कमेटी में भी यही सब काम होते हैं। इनका जो हेड होता है उसका नाम होता है सीईओ जी, ठीक सुना आपने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये एक अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। ये वहां के सारे सिविल कामों पर नजर रखता है। हाँ, वहां के सारे जो ये मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर के काम बताए थे, ये सारे काम ये सीईओ देखता है। तो नाम से देखो ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, रोड बनना है, सीवर लाइन बिछनी है, सब पे ये नजर रखता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस